सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मईशत और गहरे समंदर का रिश्ता बहुत पुराना है। हजारों सालों से समंदर के रास्ते तिजारत की जा रही है। तारीख हमें यह बताती है कि पुराने ज़माने में मसाले, टेक्सटाइल और यहाँ तक के गुलामों की तिजारत सभी समंदरों के जरिए की जाती थी। लेकिन अब समंदर सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, बल्कि अगर इसका सही फ़ायदा उठाया जाए तो ये मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसे ब्लू इकॉनमी कहा जाता है। दुनिया भर के ममालिक अपनी इक्तिसादी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपनी ब्लू इकॉनमी की सलाहियत के बारे में बड़े पैमाने पर तहकीक और तलाश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी सलाहियत और 1000 किलोमीटर से जायद साहिली पट्टी होने के बावजूद अब भी दूसरे ममालिक से पीछे है। पाकिस्तान के पोटेंशियल और तरक्की याफ्ता ममालिक के ब्लू इकॉनमी की तरफ तेज सफर को देखकर पाकिस्तान की हुकूमत ने साल 2020 को ब्लू इकॉनमी का साल करार दिया था, और वजारत मैरीटाइम अफेयर्स की जानिब से पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी पॉलिसी भी पेश की गई थी। लेकिन 4 साल गुजर चुके हैं और आज 4 साल बाद भी उस पॉलिसी का कुछ पता नहीं है कि उस वक्त की हुकूमत ने और फिर मौजूदा हुकूमत ने इस पर कैसे अमल दरामद किया और क्या अमल दरामद किया। सी पैक का फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से अहमियत का हामिल है। सी पैक के तहत पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह पर सरमायाकारी बढ़ेगी। गवादर बंदरगाह जो कि तेल की दौलत से माला माल है, खलीज फार्स के सबसे करीब है और सेंट्रल एशिया के कुदरती वसाइल तक रसाई फराहम करेगी। पाकिस्तान के 2,40,000 मुरब्बा किलोमीटर के खुसूसी इख्तिसादी जोन में भी बहुत से अहम वसाइल मौजूद हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन, मादनियात, आबी हयात और बहुत कुछ शामिल है। पाकिस्तान के नेशनल कार्गो का तकरीबन 55% से जायद कराची की बंदरगाह से हैंडल किया जाता है, और सालाना तकरीबन 1700 से जायद कार्गो जहाज कराची की बंदरगाह पर आते हैं। बिन कासिम बंदरगाह तकरीबन 40% नेशनल कार्गो को हैंडल करता है, और तकरीबन 1500 से जायद कार्गो जहाज हर साल इस बंदरगाह पर आते हैं। पाकिस्तान की साहिली पट्टी 142 साहिली ममालिक में से 74वें नंबर पर आती है। पाकिस्तान के मैंग्रोव्स के जंगलात दुनिया के 6ठे बड़े जंगलात हैं, जिसकी मालियत तकरीबन $20 मिलियन से जायद है। पाकिस्तान की नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन 1963 में कायम हुई थी और 70 की दहाई के दौरान अपने उरूज पर थी। एक वक्त था जब पाकिस्तान के पास 50 से जायद बहरी जहाज़ों की गुंजाइश थी, जो कि अब कम होकर 1 दर्जन के करीब रह गई है। इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का कौमी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्गो में सिर्फ 7% हिस्सा है, जबकि बाकी तिजारत गैर मुल्की कंपनीज के जरिए की जाती है। पाकिस्तान मर्चेंट मेरीन पॉलिसी 2001, जिसे 2019 में अपडेट किया गया था, उसमें एक नया हदफ मुकर्रर किया गया था, जिसके मुताबिक कार्गो के मर्चेंट मेरीन फ्लीट शेयर को 5% से बढ़ाकर 40% तक ले जाया जाना था, लेकिन उस पर भी पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। फिर 2011 में एक रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 1485 बहरी जहाज़ों को गिराकर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन मुल्क की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी इस वक्त तरक्की से बहुत दूर नजर आती है। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ गडानी में शिप ब्रेकिंग की सहूलियात मौजूद हैं। मुल्क की मईशत में सालाना $3 बिलियन का हिस्सा ये डाल सकती हैं। पाकिस्तान का समंदर भी कुदरती ग़िज़ाओं से माला माल है, जिसकी मालियत $1 बिलियन से ज़्यादा है, और उसका GDP में 1.8% हिस्सा है। सालाना तकरीबन 6 लाख टन मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। फिर भी फिश एक्सपोर्ट सिर्फ $450 मिलियन तक ही महदूद हैं। गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई थी, और वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल वेलास्को से माहीगीरी और समुद्री तिजारत को वुसअत देने, समुद्री वसाइल की तलाश और साहिली सयाहत को फ़रोग़ देने और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को उजागर किया। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन खुद पाकिस्तान आकर उन्होंने अपने ताउन पर बातचीत की, और इससे पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। लेकिन हम ब्लू इकॉनमी का पूरा फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे, और इस हुकूमत के आगे प्लान्स हैं क्या, इस पर हम बात करेंगे। शेख साहब वज़ीर हैं मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ब्लू इकॉनमी एक बहुत ही वसी मौजू है, ज़ाहिर है इसमें फ़िशिंग है, इसमें शिपिंग है, इसमें शिप ब्रेकिंग है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें मैंग्रोव्स हैं, और भी बहुत कुछ इसमें बीच टूरिज़म जैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। तो आपकी मिनिस्ट्री और ये हुकूमत कैसा साहब इसके फ़रोग़ के लिए और इससे पूरा फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या इक़दाम उठा रही है? मैं आपको पता है कि बहरी अमूर का जो मैरीटाइम अफेयर्स है उसका मिनिस्टर हूँ, और आपने दुरुस्त कहा जो अपने तजज़िये में कहा कि मैरीटाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में इस वक्त जो GDP का ना, दुनिया का 8% मैरीटाइम का शेयर है, और हमारे यहाँ 1% भी नहीं हिस्सा इसका। तो हमारे यहाँ डीप सी पोर्ट्स हैं, गवादर पोर्ट है,
ये अपना KPT है और पोर्ट कासम है, और फिर मैरी टाइम में सी फूड का सारा मछलियों का फिशरीज़ का मामला है, और फिर हमारे यहाँ ये जो शिप ब्रेकिंग या रिसाइकलिंग उसको कहते हैं वो है। हम बड़े पैमाने पे इस पे तवज्जो कर रहे हैं कि इसको आगे किस तरह बढ़ाएं। मसलन मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ही सिर्फ मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि KPT जो कि कराची का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है, उसमें काफ़ी वहाँ ज़मीनें भी हैं, और एक कराची जब 1884 में KPT की ये बंदरगाह हुई, और 2023 में जब मैंने आके देखा जो क्लोजिंग हुई 2023 की, तो मैंने ये देखा कि सिर्फ 2 अरब रुपए इस KPT से बॉटम लाइन या प्रॉफिट किया गया है। बिज़नेस हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादातर उसके लेबर्स के ख़र्चे हैं, दूसरे रिकरिंग ख़र्चे हैं, और आमदन जो रेवेन्यू है ना उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा, ताकि अगर कोई आमदन हमारी बढ़ेगी तो हम और उसकी नई इन्वेस्टमेंट पे लगाएंगे। अब 2024 में वो 2 अरब से बढ़कर 10 अरब हो गया, और मैं उसमें देख रहा हूँ कि 50 अरब का पोटेंशियल है। हम वहाँ पे सारी मैनेजमेंट चेंज कर रहे हैं, नए हम वहाँ पे चेयरमैन को भी आज ही हमने सबरी भेजी है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, उनको मुख्तलिफ बेहतरीन चॉइसेस हैं ताकि वो इन पोर्ट्स को, क्योंकि ये KPT जो है वो एक ट्रस्ट है जो 1884 में बना, और इसमें बोर्ड जो होते हैं और चेयरमैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है उनकी, जिन्होंने हमारी पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। अब खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द की पोर्टें बहुत मसरूफ़ हो गई हैं, और पूरी दुनिया हमारी पोर्ट्स की तरफ देख रही है, ललचाई हुई नज़रों से देख रही। आज मैंने एक मीटिंग की है, मक्स लाइन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, उन्होंने $2 अरब का पिछले दिनों हमसे MOU साइन किया, जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारे रोड्स इस वक्त हमारी पोर्ट से, क्योंकि हमारा अपना जो बिज़नेस है वो तो है, पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सारा बिज़नेस तो KPT से या पोर्ट कासम से ज़्यादातर होता है, थोड़ा सा नॉमिनल सा बिज़नेस गवादर पोर्ट से है। तो ये पोर्टों में हमारा अपना बिज़नेस तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हैंडल हो रहा है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट का जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है वो हैंडल नहीं हो रहा। इर्द गिर्द की पोर्टें मसरूफ़ हो गई हैं, वहाँ पे उनकी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है। हमारे यहाँ इस पोर्ट में KPT में मसलन SAPT जो टर्मिनल है उसमें को 3.1 मिलियन कंटेनर की गुंजाइश है, और हम तकरीबन 1.25 मिलियन कंटेनर उसको हैंडल कर रहे हैं। एडिशनल आजकल दुनिया में नए जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ शुरू हो गए हैं। ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की और हमारी पोर्ट्स की कि बड़े जहाज़ इससे पहले आम तौर पे नहीं होते थे, इस्तेमाल नहीं होते थे, मतलब 5-7 हज़ार कंटेनर का जहाज़ आता था, तो आजकल दुनिया में 18 से 20 हज़ार कंटेनर का जहाज़ आना शुरू हो गया है। उससे फ़ायदा ये हुआ है कि ये जो डीप सी हमारी पोर्ट्स हैं इसमें मदर वेसल आएंगे, और यहाँ से हम ट्रांसशिपमेंट के लिए दुनिया की दूसरी पोर्ट्स पे भी अपने फीडर वेसल के ज़रिए भी भेज सकेंगे, और सेंट्रल एशिया में हम जो माल उनको चाहिए, 6-7 जो ममालिक सेंट्रल एशिया के हैं वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, उनके पास पोर्ट्स अपनी नहीं हैं। अभी उनके यहाँ माल जाता है या तो ईरान के थ्रू जाता है जो बंदर अब्बास पोर्ट से, और या फिर रशिया से ट्रांसपोर्ट होता है। अब उनके यहाँ गुंजाइश कम हो गई है, हमारे पास गुंजाइश है, तो ये अल्लाह ताला का एक नेमत है और इनाम है कि हमें ये पोर्ट्स पे हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और बहुत बेहतर बिज़नेस की हम तवक्को कर रहे हैं। आपको चंद महीनों में ही उसका अंदाज़ा होगा कि हम बहुत ज़्यादा जो नेगोशिएट कर रहे हैं उससे ये कैपेसिटी हमारी जो यूटिलाइज होगी, जो हमारे पास अवेलेबल है, और सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। मैंने 2 दिनों में 2 मीटिंग्स की। आज मैंने आपसे जिक्र किया कि मक्स लाइन से मीटिंग की, परसों मैंने KPT में कराची में था, तो KPT में MSC जो दुनिया की बहुत बड़ी शिपिंग, सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया है। ये सारे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कहते हैं आपके पास तो रोड्स ही नहीं है जो माल जा सके सेंट्रल एशिया तक, ना ही कराची से गुजरने के लिए ओवरहेड ब्रिज है कि हम कराची को, क्योंकि शहर से गुजरता है माल, सिर्फ इस वक्त कराची पोर्ट से रात के 7-8 घंटे, रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक
माल निकलता है जो अप कंट्री जाना होता है या कराची से हट के जाता है। तो उसके लिए हमें वो कहते हैं हम आपको पैसे देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी, और उसमें उनका हम हिस्सा करेंगे। हम MOU साइन किया है उनसे और नेगोशिएट कर रहे हैं। उनका 12 नवंबर को उनका एक बहुत बड़ा वफद मिनिस्टर उनके तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ, उनसे हम फाइनलाइज करेंगे इन बातों पे, जो हम जाके कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। सही। इसके अलावा रशिया, अभी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें रशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आए हुए थे। तो वो, हालांकि सेंट्रल एशिया तो रशिया का एक वक्त में ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, अभी वहाँ से क्योंकि वार भी हो रही है और उनके यहाँ पोर्ट्स में भी बहुत अरसा पोर्ट्स उनकी बंद होती हैं, वो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं नवंबर में ही जा रहा हूँ। रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया कि वो अपने प्रोडक्ट भी हमारी पोर्टों से भेजना चाह रहे हैं। अच्छा। तो हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हमारा अपना तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो तो ठीक है, हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने एक वक्त हमारे साथ डिस्कस किया कि जो पाम ऑयल जितना भी जाता है वो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ में हमारे थ्रू भेजना चाहते हैं इंपोर्ट से। तो उसके बाद IMO के सेक्रेटरी जनरल पहली बार पाकिस्तान में आए, इससे पहले कभी IMO के सेक्रेटरी जनरल नहीं आए, क्योंकि उनके कोई हांगकांग कन्वेंशंस हैं जो हमने जिसको अमल करना है, जिससे हमारी और कैपेसिटी बढ़ेगी, और ख़ास तौर पे ग्रीन जो एनर्जी है उसका हम फ़रोग़ दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो शिप ब्रेकिंग, एक वक्त में गडानी में बहुत बड़ा शिप ब्रेकिंग का हमारा दुनिया का एक सेंटर था, अब वो नए सिरे से वो कहते हैं ग्रीन एनर्जी के साथ वो खुद गए गडानी, एक जहाज़ पे जो IMO के सेक्रेटरी जनरल जो बहुत अहम होते हैं और जो पाकिस्तान को ट्रेड में और इसमें और हमें मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ में फ़ायदा दे सकते हैं, वो मैं खुद उनके साथ गडानी में एक जहाज़ में जो जहाँ वो तोड़ने वाले थे वो जाके देखे। और इन तमाम मामला से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अगर हिस्सा GDP में 1% है और दुनिया में ब्लू इकानमी जो है वो 8% है, तो हम इसको अपने हिस्से को बढ़ा के 50-100% अगले चंद सालों में बढ़ाएंगे। तो कैसे साहब, कार्गो की मद में जो हम इस वक्त सालाना डॉलर्स की सूरत में 7 से 9 अरब डॉलर्स पे कर रहे हैं, चूंकि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए गैर मुल्की कार्गो की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास अपने जहाज़ उतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है, तो ये कैपेसिटी हम कितनी बढ़ा सकते हैं 6 महीने या साल में कि हम अपने इस अमाउंट को कम कर सकें? हमारा PNSE जब से नेशनलाइज हुआ, ये एक वक्त था 70s में, आप ही ने जिक्र किया कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत से जहाज़ थे जिसके ऊपर पाकिस्तान के गुड्स आते थे। इस वक्त सिर्फ हमारे पास कोई 12 जहाज़ हैं, जिसमें से 8-9 जो है वो लिक्विड कार्गो ले जा सकते हैं और 3 के करीब हमारे जो है कंटेनर वेसल हैं। अब बांग्लादेश में 72 वेसल्स हैं। हम एक तो प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ के हमने 18-19% IMF के कहने से हमारे यहाँ सेल टैक्स है। अगर कोई जहाज़ ख़रीदना भी चाहे प्राइवेट सेक्टर में, तो वो पाकिस्तान की निस्बत उसकी ख्वाहिश होती है कि दुबई में जाके वो जहाज़ ख़रीदे। यहाँ किसी पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर में एक जहाज़ भी नहीं है। अच्छा। हम तब कार्गो, ये कोई इतना आसान नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, कार्गो का बिल्कुल हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो सैकड़ों जहाज़ हमें चाहिए ना। हमारे पास तो कुल अभी 2-3 जहाज़ हम और ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं PNSE वाले। PNSE में नया बोर्ड आया है और हमने नई मैनेजमेंट में लाए हैं, और उसके शेयर्स आप अंदाज़ा कीजिए कि वो नई मैनेजमेंट का इतना अच्छा असर हुआ है कि चंद पिछले हफ्तों में 40% PNSE की शेयर वैल्यू, मार्केट की वैल्यू उसकी बढ़ गई है, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा है कि ये जो नई मैनेजमेंट आई है ये बड़ा शफाफ तरीके से काम होगा। और 89% शेयर जो हैं हुकूमत के पास हैं, 11% शेयर सिर्फ मार्केट में हैं। तो ये शेयर 40% उसका रेट सिर्फ इस वजह से बढ़ा है कि जो लोग आए हैं वो लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान नोन है, प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो जानते हैं कि बिज़नेस किस तरह है, और इसीलिए हम लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल कर रहे हैं और बेहतरी हो रही है दर्जा बदर्जा। मैंने आपको जिक्र किया कि क्या है हमारे जो जहाज़ है ना, इतना आसान नहीं है। तो कैसे सब मुश्किलात क्या हैं? प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें आके इन्वेस्ट भी करना चाहे और अगर दर्जनों जहाज़ प्राइवेट सेक्टर के पास हों, तो जाहिर है हम ये अपना जो कार्गो की मद में अरबों डॉलर्स हम बचा सकते हैं। हम देखते हैं इंडिया में 2000 उनके पास जहाज़ मौजूद हैं और हमारे पास तो ये 12 कोई भी तादाद नहीं है उनके आगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए इसमें मुश्किलात क्या हैं? हुकूमत क्यों इंसेंटिवाइज नहीं करती प्राइवेट सेक्टर को इसमें?
जी, असल में हमें हमारे मुल्क को जाना पड़ा ना IMF के प्रोग्राम में। अब IMF ने सेल टैक्स आयद कर दिया है कि अगर कोई भी जहाज़ ख़रीदेगा तो उसको 18% सेल टैक्स होगा जहाज़। अभी वही जहाज़ अगर वही हमारा ही कोई प्राइवेट सेक्टर वाला दुबई में जाके ख़रीदेगा तो उसके ऊपर तो 18। ये तो मूव करने वाली चीज़ है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होनी हो। वो जहाज़ दुबई से यहाँ आएगा या हमारा अपना जहाज़ होगा, बात तो यही है। तो आपने भी अगर जहाज़ ख़रीदना होगा और यहाँ अगर 18% सेल टैक्स होगा और वहाँ ज़ीरो होगा तो कोई भी आप भी नहीं खरीदोगे ना, आप जाके दुबई में ख़रीद लोगे और पैसा भी आपने लगाना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF से इसकी बातचीत करें। मौजूदा हालात में इतना आसान नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आए। हाँ, अलबत्ता क्योंकि कोई अशोर भी उसको कराना पड़ेगा कि कोई कार्गो हम देंगे, लेकिन इस तरफ हमारी तवज्जो है। और PNSE नए जहाज़ ख़रीद रही है। 3 नए जहाज़ों के लिए हमने कोई टेंडर भी फ्लोट किए हुए हैं और वो ले रहे हैं, लेकिन ये महदूद मकदार में होंगे। हमें बहुत सैकड़ों जहाज़ों की ज़रूरत है। आपने दुरुस्त कहा, वो हम ग्रेजुअली इतने फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं। PN बड़ा महंगा है। आज नया जहाज़ ख़रीदने जाओ तो 3 साल बाद जहाज़ मिलता है। दुनिया में फ्रेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमें पुराने जहाज़ ख़रीदने पड़ेंगे और पुराने जहाज़ जो हैं वो ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते। और IMO क्योंकि पुराने हैं, हमारे जितने भी PNSE के अभी भी मौजूदा जहाज़ हैं वो 20 साल पुराने हैं और चंद सालों के वो बिल्कुल वो इस्तेमाल में नहीं रहेंगे क्योंकि उनमें ग्रीन एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। जो हम पेट्रोलियम उसका यूज़ कर रहे हैं, जो उसका ईंधन, वो ग्रीन नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पे कन्वर्ट हो। ग्रेजुअली होगा काम, हम उसकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फौरी तौर पे पूरे का पूरा जो डॉलर हम $4-5 बिलियन फ्रेट की मद में दे रहे हैं, उसमें से कुछ न कुछ बेनिफिट ज़रूर लेंगे। लेकिन इस वक्त तो हमारा टोटल फ्रेट में 10% भी PNSE का शेयर नहीं है। अच्छा, कैसर साहब जरा रुकिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसर साहब, ये जो बीच टूरिज्म में हम इस वक्त पीछे रह गए, इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालिएगा। इस पर हुकूमत क्या कर रही है? मालदीव जैसा मुल्क अपनी पर कैपिटा इनकम को $13,000 पर ले गया बीच टूरिज्म को फ़रोग देकर। हम इसका क्यों नहीं फ़ायदा उठा पा रहे? 1,000 से 1 किलोमीटर से ज़ायद हमारी कोस्टल बेल्ट है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जी कि दुनिया में टूरिज़म पे बहुत काम हो रहा है। हमारे यहाँ भी जो, लेकिन एक तो है ना फॉरेन टूरिस्ट, एक हमारा अपना 24 करोड़ लोगों की हमारे यहाँ आबादी है। और ज़्यादातर टूरिज़म जो है वो नॉर्थ में, क्योंकि आबादी ज़्यादा पंजाब और KP के है, उनको इतना साउथ के हमारी टूरिज़म का अंदाज़ा भी नहीं है। और कुछ हमने अपनी टूरिस्ट प्लेस को उतना रास्ता भी नहीं किया। उसका जो दुनिया पूरी में ये जो साइल होते हैं ना, जो बीच होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा टूरिज़म अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो हमारे यहाँ कराची का बीच तो जो पोल्यूटेड भी बहुत है, और जो साफ़ सुथरा बीच है ना हमारा बलूचिस्तान का, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से भी और लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से हम इस पर भी तवज्जो कर रहे हैं। इंशाल्लाह फेरी सिस्टम कोई या कोई क्रूज़ का सिस्टम जिसमें टूरिज़म का कंसेप्ट है, उस पर भी हम आपस में थ्रेडबेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज भी मैं गया हुआ था नीमा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, उसमें इस पर काफ़ी हमने डिस्कस किया है। तो वो हम देखते हैं कि पोटेंशियल कितना पोटेंशियल है। हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा, हमने नहीं किया, इस पर तवज्जो नहीं की। हम सब मामलात को ये जो मैरीटाइम अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह तवज्जो देंगे और अगले चंद महीनों में थोड़ा सा बेहतर हम उस तरफ जाएंगे को ये हम बाहर फॉरेन कंपनीज़ को भी, क्योंकि यहाँ काफ़ी इंटरेस्ट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट में, और इंशाल्लाह चंद दिनों हफ्तों में कोई ना कोई और बेहतर हम देंगे। इसमें कोई शक नहीं जो आपने कहा कि हमारे यहाँ टूरिज़म भी वो बात नहीं है, सारी दुनिया तो इसको बहुत बेनिफिट ले रही है। और टूरिज़म जो है ना वो बहुत बड़ा बिज़नेस है दुनिया में, और ख़ासकर साहिल समुंदर पे हम उसके ऊपर तवज्जो कर रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट उसमें। तो कैसे साहब, अब फिशिंग का शोबा भी एक बड़ा ही अहम शोबा है जिसमें हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स अभी बड़ी मुश्किल से $450 मिलियन के करीब है। हम देख रहे हैं वियतनाम जैसा मुल्क है $10 अरब पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश और इंडिया की जो फ़िश क्वालिटी है एक्सपोर्ट की वो हमसे ज़्यादा है। हमारे पास यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी अवेयरनेस नहीं है,
हम समंदर से सही तौर पर अपनी प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, उसको वो शेल्फ लाइफ नहीं दे पा रहे, हमारे इश्यूज़ क्या, हम क्यों इसमें पीछे हैं और आगे अब क्या करने जा रहे हैं आप लोग? जी, जहाँ तक आपने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, वियतनाम एक वक्त में आज से 15-20 साल पहले हमारे जितना ही था, लेकिन उन्होंने कई गुना कर ली। सही आपने फिगर्स भी दी। हमारे यहाँ तो कोई $400 मिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है। कई मुल्कों ने हमारा झींगा जो है वो उसको बैन किया हुआ है, हमारी जो फिशेज़ को, उसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी है, सऊदी अरेबिया भी है। हमारे यहाँ देखिए ना, पोल्यूटेड है जो समुंदर है, हम कराची के समुंदर में सारा इंडस्ट्रियल फुजला वहाँ पे फेंकते हैं। तो उन हालात में तो मछली जो है हमारी क्वालिटी पे बाहर दुनिया वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तवज्जो की जा रही है और पोटेंशियल है। हम इसको किस तरह आगे बढ़ाते हैं। पूरा 1100 किलोमीटर का साहिल है हमारे पास और एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने ज़मीनी तो काफ़ी सैचुरेशन कर ली पंजाब में और KPK में, तो आपने देखा कि काफ़ी जो हमारे लैंड हमारे जो ज़खायर हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये हम जो आबी ज़राए भी हमारे ज़खायर हैं और बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे मुल्क का, इसको हम उतनी तवज्जो भी नहीं की गई। और हमारे, आप सही कह रहे हैं कि वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उस सब में तवज्जो की ज़रूरत है और ज़्यादा रिज़ल्ट देने की ज़रूरत है। हमारे ऊपर चैलेंज है। मैं पहली बार ये प्राइवेट सेक्टर का नुमाइंदा, मैं खुद, आपको पता है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरा मरहूम बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था। मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। ये पहली बार मेरी फैमिली, तो हम कोशिश कर रहे हैं तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेके, क्योंकि ये बिज़नेस का काम है, इनको साथ लेके फ़रोग़ दें। हमारी हुकूमत हमें फुल सपोर्ट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी तवज्जो है इस मिनिस्ट्री पे। और ये दुरुस्त है कि वो रिज़ल्ट नहीं आ सके जो कि होने चाहिए थे। आप फ़िश का सही आपने जिक्र किया, दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा तादाद में फ़िश की एक्सपोर्ट हो रही है। अब सऊदी अरेबिया जैसा दोस्त मुल्क भी हमारी फ़िश को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात अभी आए थे, सऊदीया का जो डेलीगेशन था, मैंने खुद उनसे बात की और उन्होंने फौरी तवज्जो का हमें यकीन दहानी कराई। लेकिन हमें अपने मामलात को भी ठीक करना है। हमें जो ये दुनिया को दिखाना है कि हमारी क्वालिटी जो है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें वो बड़े सेंसिटिव हैं। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़, तो इन मुल्कों को हमने यकीन दहानी करानी ये कोशिशें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है। तो लेकिन अभी तक तो आपका पॉइंट ठीक है कि बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कैसे साहब, ये इसमें तो अगर फिशिंग को ज़ाहिर है अगर हमें फ़रोग़ देना है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, या हमारी जो आबी हयात है, मछलियाँ और जो दीगर समंदर में मौजूद हैं चीज़ें, तो अगर उनको एक सेफ गार्ड फराम करना है तो उसके लिए फिर मैंग्रोव्स के जंगलात भी हमारी इस कोस्टल लाइन पर बड़ी तादाद में होने चाहिए। और इनको तो हम घटते हुए देख रहे हैं। पिछले 50 साल में कोई 1 लाख हेक्टर के करीब ये घट गए। तो ये इस पर भी कोई काम हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के, किस तरह से मैंग्रोव्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो हमारी एक आबी हयात है उसको महफूज भी किया जा सके? ये देखिए, मैंग्रोव इसमें कोई तो सब जो हमारी ग्रीन एनर्जी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑक्सीजन को वो खारिज करते हैं। तो इम्पॉर्टेंस का इसका रियलाइज़ हो रहा है, तवज्जो की जा रही है। मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी जाके चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की है और हमने मिल के, क्योंकि ये दोनों हुकूमतों का मुश्तरका मामला है, तो जो जिस तरह का एमिशन हो रहा है, फुजला, तमाम इंडस्ट्रीज़ का फुजला हम समुंदर में फेंकते हैं और वहाँ जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो मैंग्रोव्स की ज़रूरत है। मैंग्रोव्स का काफ़ी कुछ मैंग्रोव्स का हमारा है एसेट है हमारे, इसको और इस पर भी तवज्जो कर रहे हैं। इन तमाम सेक्टर्स का जहाँ आपने कहा हम कोशिश कर रहे हैं और ये अभी तक हमारा काफ़ी बेहतर होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल लैकिंग है जो सूरत हाल वो आपके सामने है। ठीक है, चलें। कैसे आने वाले दिनों में इस पर इंशाल्लाह मजीद भी डिटेल से जो इसके मुख्तलिफ और सेक्टर्स रह गए जिन पर आज वक्त की कमी की वजह से गुफ्तगू नहीं हो सकी, फिर आपको ज़हमत देंगे ज़रूर, और इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। 3 महीने में एक आध प्रोग्राम मेरे से करें और फिर हम आपको बताएंगे कि हमने 3 महीने में क्या बेहतरी आई है इन सेक्टर्स में। चलें, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है। हम आपको इंशाल्लाह मुल्क को और हम अपने इदारों को बेहतर करने के लिए फुल इसमें मेहनत भी करेंगे और रिज़ल्ट देंगे। ठीक है, आपको ये
यकीन दहानी कराता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, अफेयर्स के मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और खसारे में चलने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस सालों से अपनी प्राइवेटाइजेशन का इंतजार कर रही है। जब भी पीआईए के निष्कारी का अमल आगे बढ़ता है तो साथ साथ रुकावटों का भी सामना करना पड़ जाता है। बिलाखिर कल पीआईए की निष्कारी के लिए बोली लगने जा रही है। निष्कारी कमीशन ने इब्तदाई तौर पर 6 बोली दहंदगान को अहल करार दिया था, जिनमें फ्लाई जना है, वाईबी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की सरबराही में एक कंसोर्शियम है, एयर ब्लू लिमिटेड है, पाक एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड की सरबराही में एक कंसोर्शियम है, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड है और ब्लू वर्ल्ड सिटी है। वज़ीर निष्कारी अब्दुल अलीम की ज़ेर सदारत एक हफ्ते कबल निष्कारी कमीशन के बोर्ड ने रिक्वेस्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन की शराइत के तहत इजाज़त शुदा तब्दीलियों से मुतालिक सिफारिशात पर गौर किया। अलीम खान ने कहा कि पीआईए अपने खरीदारों को मुनाफा कमाने का बेहतरीन मौका फराम करता है। इस इदारे में बेहतरीन सलाहियत मौजूद है और इसे सिर्फ ताज़ा सरमायाकारी की ज़रूरत है। निष्कारी कमीशन के ज़राए का कहना है कि बोली लगाने वाले हतमी हैं और वो अब अपने कंसोर्शियम में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। बोली का अमल शुरू होने से कबल वफाकी काबीना कम अज़ कम कीमत को हतमी शक्ल देकर इसकी मंजूरी देगी। काबीना इस बात को भी हतमी शक्ल देगी कि बोली का कितना फीसद हुकूमत को अदा किया जाएगा और हुकूक के मसले के तौर पर पीआईए-सीएल में कितनी फीसद रकम वापस की जाएगी। एयरलाइंस को बाकायदा ऑपरेटिंग एयरलाइंस की सतह पर लाने के लिए पीआईए में कामयाब बिडर्स की सरमायाकारी और यूरोप में पीआईए के ऑपरेशंस पर मौजूदा पाबंदी जैसे मसाइल मुमकिन बिडर्स के कुछ खदशात हैं। सेक्रेटरी निष्कारी ने कायमा कमेटी को यह भी बताया कि पीआईए की बाई साइड ड्यू डिलिजेंस मुकम्मल होने पर काबीना की मंजूरी के बाद बोली का अमल लाइव मीडिया पर दिखाया जाएगा। पीआईए को 2023 के दौरान 75 अरब रुपए का नुकसान हुआ और पीआईए के वाजिबात बढ़कर 825 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। इस वक्त कौमी एयरलाइन के कुल असासे 161 अरब रुपए के हैं। कल का दिन इस तनाजुर में बहुत अहम है। कल पीआईए के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को पीआईए की निष्कारी के लिए सिर्फ एक बोली ही मौसूल हुई है, जिससे बहुत सारे सवालात अब जन्म ले रहे हैं। पीआईए की निष्कारी में मजमूई तौर पर 6 कंसोर्शियम खसारे में चलने वाली एयरलाइन की बोली लगाने के अहल थे, लेकिन उनमें से 5 की जानिब से ताहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वजारत निष्कारी के तर्जुमान एहसन इसहाक के मुताबिक वाहिद बिडर ने मंगल की डेडलाइन तक निष्कारी कमीशन में ट्रांजेक्शन के लिए अर्नेस्ट रकम जमा करा दी है। बोली लगाने वालों की जानिब से खरीदारी के अमल को मुकम्मल करने और संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए अर्नेस्ट रकम जमा की जाती है। हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर जून तक एयरलाइन की निष्कारी का मंसूबा बनाया था, लेकिन इस मामले में ताखीर की वजह से डेडलाइन को 1 अक्टूबर और फिर 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान की एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ने दावा किया है कि उनकी कंपनी ने पीआईए की निष्कारी के लिए बोली लगाने के अमल में दाखिल होने की शराइत मुकम्मल कर ली हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर ने यह तस्दीक की है कि उनकी कंपनी हतमी बोली के अमल में दाखिल होने वाली वाहिद कंपनी है। साद नज़ीर ने कहा है कि हमारा ग्रुप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को हासिल करने पर भी गौर कर रहा है, जिसे हुकूमत आउटसोर्स करने का इरादा रखती है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन ने मजीद ये कहा कि उनका ग्रुप आलमी तैयारा साजों और हवाई अड्डों के ऑपरेटर्स के साथ बातचीत भी कर रहा है, जिसमें चीनी और तुर्किया की कंपनीज भी शामिल हैं। अब यहाँ हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो भी अनकुन है। जब हमने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग देखी तो वहाँ पर जो मल्टीपल बिडर्स थे उनको आने से रोका गया और सिर्फ एक कंपनी को फ़ायदा देने की कोशिश की गई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 बिडर्स मौजूद हैं, लेकिन वो बिलाखिर 5 बिडर्स ऐसे हैं कि जिनको शायद अभी तक मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं हो पा रहा और सिर्फ एक बिडर ने ही ये बोली लगाने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। तो अब हुकूमत के इस रवैये पर भी और क्यों इतनी ताख़ीर इस प्राइवेटाइजेशन में हो रही है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैर गिलानी साहब साबिक वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये तो अभी पहला केस है, इसी में अगर इतनी ज़्यादा मुश्किलात हमें दरपेश हैं तो ये आगे जब हम स्टील मिल की तरफ जाएंगे, दीगर इदारों की तरफ जाएंगे, कैसे वो हम प्राइवेटाइज़ कर सकेंगे? ये प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं मुकम्मल हो पा रही है पीआईए की, क्या समझते हैं आप? देखिए जी, ये फॉर्म 47 की हुकूमत से जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी 47 की प्राइवेटाइजेशन है। बोली वो लाइव टेलीकास्ट करेंगे और बिडर एक है। वो बिडर भी वो है जिसकी एक रियल एस्टेट हाउसिंग स्कीम है। मुझे नहीं पता वो उनके साथ जो लास्ट, मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने अर्नेस्ट मनी कितनी जमा कराई है, वो भी एक टिकट है। देखिए हमारे मुल्क में सबसे बड़ा ये जो इशू है, ये जो पर्दे हैं सीक्रेसी के, ये अगर नीयतें साफ़ हों तो इसमें छुपने और छुपाने की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छुपाया जाए। तो ये ज़ाहिरी बात है कि जो बाकी 5 लोग हैं अगर वो पीछे हट गए हैं तो ये खुद एक खुला सबूत है इस बात का कि उनको इस हुकूमत की, जो कि
फॉर्म 47 के ज़रिए टोटली, मैं समझता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए, लेकिन जालसाजी से हुकूमत में बैठी हुई है, ऐवान में बैठी हुई है, उनसे इसी किस्म की प्राइवेटाइजेशन होनी है। हालांकि मेरा ये, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अज़ खुद प्राइवेटाइजेशन इंतहाई ज़रूरी है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी सरकार का कोई काम नहीं है कि वो कारोबार करे, लेकिन किसी भी हुकूमत का कोई भी साथी, ये इसमें तो कोई बहस नहीं है, ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये किया जा रहा है और जो क्वालिफाई करके एक बिड है वो भी एक रियल एस्टेट वाले की है, तो आप खुद सोच लें कि उसका क्या फ्यूचर होगा। इसलिए मुझे कोई बिल्कुल किसी किस्म की हैरत नहीं है कि ये इस सिचुएशन में हम खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में इस प्राइवेटाइजेशन को ऐसे आगे ले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा और इस सारे प्रोसेस को रिवाइज़ करना चाहिए और रिवाइज़ करके कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको आगे लेके जाना चाहिए। उसमें टाइम लग जाए, जो भी हो जाए, लेकिन इस तरह से किसी को पकड़ा देना अव्वल तो वो मेरा ख्याल है कि टेक्निकली भी ठीक नहीं होगा, फिर इस कदर जो सीक्रेसी के साथ किया, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नामुनासिब अमल है और इसको अब यहाँ पे कैंसिल कर देना चाहिए, वरना इससे आगे इससे रिलेटेड लीगल मसाइल और खड़े हो सकते हैं। तो ज़ुबैर साहब, अगर ट्रांसपेरेंसी के इशूज़ हैं तो जो दीगर 5 बायर्स हैं वो अभी तक इस पर खुलकर क्यों नहीं इज़हार ख्याल कर रहे, या उनकी तरफ से क्यों रिजर्वेशंस नहीं इस पर सामने आ रहे? जब हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रिसोर्सिंग की बिड देखी थी तो वहाँ एक बिडर जो कि वक्त पर मौजूद थे, उन्हें टेक्निकल बुनियादों पर उस बिडिंग से आउट किया गया, अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। तो वहाँ जो कंसोर्शियम के रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए, उन्होंने मीडिया पर आकर बात भी की खुलकर और उन्होंने सारे मुतल्लिका फोरम्स पर जाने का कहा। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक्शन लिया और एक कमेटी तश्कील दी वहाँ पर तहकीकात के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तमाम 5 बिडर्स अभी तक खामोश हैं। क्या कल के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई आवाज़ उठाई जाएगी? एक तो ये देखें, जो डोमेस्टिक ग्रुप्स हैं, जो मुल्क के अंदर के जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए, कारोबार के ग्रुप्स, उनके लिए वैसे भी बहुत मुश्किल होता है कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ खुल के बोले, क्योंकि उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए मसाइल में इजाफा हो सकता है, इनकम टैक्स की तरफ से, बाकी हर तरफ से हुकूमत का जो ओवर रीच है वो इतनी ज़्यादा है कि किसी भी कारोबारी ग्रुप के लिए, कारोबारी शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो सरकार पे आके खुलम खुलत वो तनकीद करे। उनके लिए उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो शायद एक वजह तो ये है कि वो तनकीद नहीं कर रहे। दूसरी बात, मैं ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जब हमारी हुकूमत थी तो काबीना ने एक कमेटी बनाई थी जिसका मैं चेयर था और हमने फॉरेन अकाउंटिंग फर्म्स के साथ, कंसल्टिंग फर्म्स के साथ बैठ के मिलकर स्टडी की थी और मैंने काबीना को ये प्रेजेंटेशन दी थी कि देखें, इन मौजूदा हालात में ये एयरपोर्ट जो कि रेवेन्यू साइड पे और कॉस्ट साइड पे इनमें कोई बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी नहीं है, इनको इस वक्त चंद डॉलरों के लिए बेच देना बिल्कुल ऐसे होगा जिस तरह वो अंग्रेज़ी में कहते हैं फैमिली सिल्वर को फायर सेल वैल्यू पे बेच देना। तो क्योंकि हमारे एयरपोर्ट अस खुद जो हैं वो, उनमें ऐसी कोई इनएफिशिएंसी नहीं है कि वहाँ पे लाखों एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हों और या हज़ारों एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हों और वो बंद पड़े, इदारे बंद पड़े हों। एयरपोर्ट हमारे चल रहे हैं जैसे बाकी एयरपोर्ट हैं, और अगर किसी ने मुल्क में सरमायाकारी करनी है या कारोबार करना है तो वो करने के लिए इन मौजूदा शक्ल में जो एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट या कराची एयरपोर्ट, उससे ना कोई ख़ास नुकसान होगा और ना कोई फ़ायदा होगा। तो हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जब तक बेहतर नहीं करेंगे और तब तक जो है इन औने पौने दामों पे बेच देना इन एयरपोर्ट्स को, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा। उस वक्त हमारे पे भी प्रेशर था, यही प्रेशर थे, लेकिन हमने रेजिस्ट किया और हमने उस ट्रांजैक्शन को सब मना कर दिया, शेल्फ कर दिया। आज ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी इस तरह की और भी ट्रांजैक्शंस हैं कि डॉलर टर्म में अगर आप देखें तो ज़ाहिरी बात है अब तो हालात और ख़राब हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इस प्रेशर में आके कि हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है, हम रियल एस्टेट प्राइवेटाइज ना करें, हम उन बिजनेसेस को, स्ट्रेटेजिक बिजनेस को प्राइवेटाइज करके उन लोगों को दें जो उन बिजनेसेस को टर्न अराउंड करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक इस गवर्नमेंट से कोई ये उम्मीद लगाना कि ये काम ट्रांसपेरेंसी से करेंगे, वो नाइंसाफ़ी, और जिस तरीके से इन्होंने ये 26वीं तरमीम के बाद जो किया है, तो अदलिया से भी उम्मीद जो है वो रखना जो है वो। तो ज़ुबैर साहब, इसका एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्या हो सकता था? गुज़िश्ता रोज़ तक अर्नेस्ट मनी जो जमा कराने का टाइम था, जो क्राइटेरिया था, अगर उस पर वो 5 बिडर्स या बायर्स अगर वो ख़ुद उस क्राइटेरिया को नहीं पूरा कर रहे तो फिर इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मना कर तो कोई बात नहीं, तो एडमिशन ऑफ, देखें ये वक्ती सेटबैक, मैं इसको डिफीट भी नहीं कहता। देखें ये मैं बिल्कुल सियासी बात नहीं कर रहा। एक कोशिश की गई, मुझे यकीन है नेक नीति से शुरू हुई थी कोशिश,
लेकिन बाद में परफॉर्मेंस पोस्ट करने के लिए, कार्रवाई पोस्ट करने के दिखाने के लिए अगर हम इसको लेके आगे चलते जाएं तो वो अपने जो फेलियर्स हैं उनको कंपाउंड करने वाली बात है। अब हमें ये भी नहीं पता कि ब्लू वर्ल्ड ने कितनी अर्नेस्ट मनी दी है, मुझे मेरी कमेल भी है फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता। लेकिन सिर्फ ये खुद ये बात कि ये ओपन नहीं है, पब्लिकली हर आदमी को नहीं पता, ये निशानदेही कर रहा है उस माइंडसेट की तरफ जो कि सीक्रेसी और वो उन चीज़ों में खामखा में इस पे बादल जो है शकूक के बादल डालने वाली बात है, छाने वाली बात है। सो मेरे ख्याल में इस स्टेज पे इस ट्रांजैक्शन को अबैंडन कर देना चाहिए और उसके लिए पूरी मेहनत जारी रहे और ट्रांसपेरेंसी के साथ एक जैसे ये प्राइवेटाइजेशन भी बिल्कुल 26वीं तरमीम जैसी है कि रात के 12 बजे या सुबह के 3 बजे होनी है, जल्द से जल्द होनी है, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। सो क्यों ऐसा हो रहा है मेरी समझ से बाहर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर गिलानी साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनी रिजर्वेशन उनके इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस पर मौजूद हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।